हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग क्लास 10th का मात्र 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और 25 क्वेश्चंस पढ़ के हम लोग 70 मार्क्स लाएंगे बोर्ड एग्जाम में, वो भी साइंस का। चलिए हम लोग साइंस का क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। देखिए क्या हम कहेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। हमको पहले प्रकाश के परावर्तन को समझाना है, उसके बाद उसके नियम को लिखना है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल यानी तल में होता है। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण एवं परावर्तन कोण बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर, जहाँ आई बराबर आपतन कोण, कोण आर बराबर परावर्तन कोण। देखिए चित्र, ये जो है आपका ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल या इसी को आप समतल तल कहते हो, समतल तल कहते हो या पृष्ठ भी कहते हो, 900। और ये जो बिंदु ओ देख रहे हैं ये आपका आपतन बिंदु होता है, आपतन बिंदु। इधर से जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण कहेंगे और यहाँ से जो किरण जा रही है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। तो फर्स्ट नियम कहता है आपतित किरण एवं परावर्तित किरण एवं खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। चलिए सही है। दूसरा नियम कह रहा है आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं अभिलंब है ये 90 डिग्री पर कट रहा है, 90 डिग्री पर कट रहा है। तो ये आपका आपतन कोण 90 डिग्री होगा और ये भी परावर्तन कोण आपका 90 डिग्री होगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है इसका दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दा पर आप प्राप्त कर सकते हो। एक वाइट पर्दा ले लोगे उस पर आप प्राप्त कर सकते हो। काल्पनिक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा अंतर, यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाता है। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब में दूसरा अंतर, इसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अगर आप तीसरा अंतर लिखना चाहोगे तो वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिख दोगे। वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जो किसी बिंदु पर आप वास्तव में प्रतिबिंब बनाते हो। वास्तव में किसी बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हो, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब वैसे प्रतिबिंब को कहेंगे जिस बिंदु पर वास्तव में प्रतिबिंब प्राप्त ना हो, अर्थात मिलती हुई प्रतीत हो, आभास करती हुई प्रतीत हो, उसको कहेंगे हम काल्पनिक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 3, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। ये जो परावर्तक सतह देख रहे हैं, ये जो कलई किया हुआ है ये धसा हुआ है। और
उत्तल दर्पण में देखिए इसका परावर्तक सतह उठा होता है। ये जो परावर्तक सतह है अंदर की ओर जो कलई किया हुआ है ये उठा हुआ है। अवतल दर्पण में दूसरा अंतर, इसका प्रतिबिंब वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो आपका उत्तल दर्पण है इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जिसे आप पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसमें वस्तु का छोटा एवं बड़ा प्रतिबिंब दोनों बनता है। अवतल दर्पण है जो आपका, इसमें बड़ा एवं छोटा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप जब भी वाहनों में देखते हैं, उस वाहनों में एक दर्पण लगा होता है साइड मिरर के रूप में, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बहुत सारे जो गाड़ी पीछे से आती है उसका फोटो छोटा छोटा दिखने लगता है। सभी के सभी फोटो उस दर्पण में दिखने लगते हैं। बड़ा प्रतिबिंब जो है वो नहीं दिखता है किसमें, उत्तल दर्पण में। तो चलिए चौथा अंतर, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे एवं पीछे बनता है। जब हम लोग चिन्ह परिपाटी करेंगे उसमें देखेंगे कि ये जो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के आगे या पीछे दोनों तरफ बनता है। हालांकि आप एग्जाम देने वाले हो बोर्ड का तो आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे। तो चलिए उत्तल दर्पण में, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अथवा में दे सकता है उत्तल दर्पण के 2 उपयोग को लिखें। तो देखिए अवतल दर्पण के निम्न उपयोग हैं जो इस प्रकार हैं। हजामती दर्पण के रूप में, जब आप बाल कटाने जाते हो तो वहाँ पे जो दर्पण होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है, और अवतल दर्पण को आप हजामती दर्पण के रूप में बोलते हो, और हजामती दर्पण में आपका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा उपयोग, सर्च लाइटों में परावर्तक सतह के रूप में, जो आपके वाहनों के जो हेडलाइट होते हैं, जो बल्ब होता है उसका जो प्रकाश होता है वह दूर तक क्या करता है, एक ही बिंदु से जमा करके छोड़ता है। जैसा आप देखते हैं एक टॉर्च होता है, उस टॉर्च को बारते तो एक डायरेक्ट सीधा लाइन पे जा कर के, सीधा बिंदु पर जा कर के मिलता है। तो ऐसा ही तो ये सर्च लाइटों के परावर्तक सतह के रूप में। चिकित्सक के क्षेत्र में नाक, गला और कान अगर आपका चेक होता है तो टॉर्च की सहायता से आपके आँख में ऐसे करके देखा जाता है कि आँख में क्या हुआ है नहीं हुआ। और गला में अगर आपको टॉन्सिल हुआ है तो आपके गला में से टॉर्च करके देखा जाता है कि आपका टॉन्सिल बड़ा है या छोटा है। सोलर कुकर के रूप में, चौथा उपयोग सोलर कुकर के रूप में। चलिए उत्तल दर्पण के 2 उपयोग निम्न हैं। अथवा के रूप में जो है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। मैंने आपको बताया ही कि जो आपके वाहन में होते हैं एक दर्पण लगा होता है साइड वाले व्यक्ति को देखने के लिए, पीछे वाले व्यक्ति को देखने के लिए कि पीछे कौन व्यक्ति है या नहीं है, या आ रही है गाड़ी पीछे से या नहीं। तो उस टाइम जो दर्पण लगा होता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है, और उत्तल दर्पण में आपका बड़ा जो वस्तु होता है उसको छोटे वस्तु के रूप में दिखाया जाता है। दूसरा, बाजार एवं गलियों में लैंपों के रूप में। आपके बाजार या गलियों में आप लैंप देखते होंगे, वो आपका उत्तल दर्पण होता है, उसमें लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। देखिए लिखते हैं किस प्रकार। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली प्रकाश की किरणें को मुख्य फोकस पर जमा कर देता है। अतः अभिसारी का अर्थ होता है जमा करना। तो देखिए, यह एक अवतल दर्पण है। इसमें जो ये सब देख रहे हैं ये आपका किरण है। ये सब आपका किरण है। ये जो मुख्य अक्ष है, ये सब मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर ये सभी किरण हैं। ये सभी किरण आकर के प्रकाश की किरण इस मुख्य फोकस एफ पर जमा हो जाती है। उसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी का अर्थ ही होता है फोकस को एक पॉइंट पर जमा करना। जैसा आपका एक टॉर्च होता है, डॉक्टर के पास टॉर्च होता है। उस टॉर्च को आप एक पॉइंट पर इस सेंटर से लेके यहाँ पे बारोगे तो एक ही पॉइंट पर जा कर के जमा हो जाता है। ऐसे टॉर्च लोगे और ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इस पर ऐसे बारोगे तो यहाँ पर जा कर के आपका जो ये फोकस है, यहाँ पर जा कर के फोकस जमा हो जाएगा। तो उसी को कहेंगे अभिसारी दर्पण। चला क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन क्या है, इसके महत्व को लिखें। ओजोन जो होता है यह ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और ओजोन जो होता है यह एक सुरक्षा परत बोल सकते हैं। जो एक पराबैंगनी किरण वायुमंडल के बादलों से जो एक पराबैंगनी किरण निकलती है, उस पराबैंगनी किरण को ओजोन परत रोक देता है। और पराबैंगनी किरण में एक हानिकारक पदार्थ होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। उससे आपको कैंसर भी हो जाएगा। और कैंसर से मान लीजिए मुक्त कराने के लिए एक ओजोन परत होता है। ओजोन के एक अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिले होते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार लिखना है। ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप होता है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिला रहता है। ओजोन परत वायुमंडल के बादलों में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणें से हमें रक्षा प्रदान करता है। ये जो पराबैंगनी किरण है इसमें CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक हमारे लिए है। अगर ये पराबैंगनी किरण आपके ऊपर पड़ जाएगा तो आपको कैंसर भी हो सकता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है। मैंने आपको बताया ही कि ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु, ये देखिए O3 जो है इसके ये जो कुछ नहीं है तो ये एक अणु हो गया। ये जो O3 को देख रहे हैं ये अलग अलग करिएगा तो 1 2 3 अलग अलग ये आपका परमाणु हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में है बहुत सारे धुलकन होते हैं। मान लीजिए जो हम लोग खाना बनाते हैं उससे जो भाप ऊपर चल जाता है ये भी एक धुलकन है। धुलकन में आपका जो नीला रंग जो होता है, नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। नीला रंग के कारण जो वो रंग होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। इस कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना, अगर भूल जाओगे तो एक पॉइंट याद रखना है
कि नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। नीला रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है। जो आपका आकाश वाइट भी दिखाई देता है, काला भी दिखाई देता है, ये जो मैनली रूप से वाइट जो आकाश दिखाई देते हैं, नीला दिखाई देते हैं, ये दोनों प्रकाश के परिकिरण के कारण ही होता है। रेल परिकिरण भी कहा जाता है, रेल परिकिरण भी कहा जाता है। और प्रकाश का परिकिरण होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी कण से टकराता है तो वह अपने प्रकाश के रंगों को चारों तरफ फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। तो देखिए ये सूर्य है, इसमें जो है प्रकाश ऐसे 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 पूरा संसार को प्रकाश से उजागर कर देता है। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि ये अपने प्रकाश को फैला रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2 के जगह पे 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। बनाने का प्रोसेस सेम ही है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का भी पूछ सकता है और 1 नंबर का भी पूछ सकता है, यानी 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिल सकता है या सब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए देखिए दिया क्या है, पहले लिखेंगे दिया है, दिया है आपको फोकस दूरी दिया है किसका, अवतल लेंस का। तो आप लिखोगे फोकस दूरी को। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह नेगेटिव होती है, तो 2 मीटर माइनस 2 मीटर। क्या निकालना है, लेंस की क्षमता यानी P निकालना है। लेंस की क्षमता कहते किसको हैं, तो लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम जो होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। यानी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो चलिए सूत्र से देखते हैं। सूत्र की सहायता से क्या होता है फॉर्मूला, P बराबर 1/f। f का मान क्या है, तो -2 मीटर। तो ये यहाँ पे ले लो -2, इसका मान करोगे तो ये आपका समथिंग भाग दोगे 0 पॉइंट माइनस, ये मीटर है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीटर -1। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स होता है या डायमीटर होता है, या डायमीटर होता है। इसका मान आप 0.5 डायोप्टर दे सकते हो। आपको पता होना चाहिए अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो अवतल लेंस की क्षमता भी ऋणात्मक होगी। ये आप नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, इनके 2 उदाहरण दें। देखिए किस प्रकार बोर्ड एग्जाम में लिखना है। वे ऊर्जा स्रोत जो एक बार खत्म हो जाने पर जल्दी उत्पत्ति यानी उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोल। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं ये जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, जल्दी प्राप्त नहीं होते, इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। ये जो कोयला आप देख रहे हो, पेट्रोल देख रहे हो, ये कैसे प्राप्त होता है, ये धरती के नीचे से प्राप्त होता है, चट्टानों से प्राप्त होता है।
आपको मैं बता दूं, जो डायनासोर्स जो धरती पर था ये लाखों करोड़ों वर्ष पहले था। जब एक प्रलय आया था तो उस प्रलय में डायनासोर्स का अंत हो गया। उस डायनासोर्स का जो हड्डी था, हड्डी वो सभी धरती में मिट्टी में मिल गया। उस मिट्टी से खनिज पदार्थ बना, खनिज पदार्थ बना, पेट्रोल बना, डीजल बना। ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। चलिए, सहसंयोजन बंधन क्या है, इनके दो उदाहरण दे। इसी को दूसरे शब्दों में पूछ सकता है, सहसंयोजक बंधन क्या है, इनके प्रकार को लिखें। देखिए, वह बंधन जो अपने ही सदृश मतलब अपने ही समान दो तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉन का आपस में साझेदारी कर एक बंध बनाता है, उसे सहसंयोजन बंधन कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि सहसंयोजन बंधन वैसे बंधन को कहेंगे जिसमें दो समान तत्व वाले परमाणुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बीच जो साझेदारी होता है उसी को सहसंयोजन बंधन कहते हैं। सहसंयोजन बंधन का अर्थ इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करना। एक होता है आयनिक बंधन, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हो, जो उसमें धनात्मक आ जाता है, धनावेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है, वो आपका आयनिक बंधन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। उदाहरण में देखिए, सहसंयोजक बंधन का उदाहरण H2N2O2। देखिए, H2 जो है इसके दो अणु हैं, मतलब हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं और अणु एक हैं। H2 जो है आपका एक अणु है और दो परमाणुओं से मिलकर बना है। तो देखिए, H2 H के बृहत्तम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। दो हाइड्रोजन है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होगा। देखिए, ये क्या कहेगा, एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, ये इलेक्ट्रॉन कहेगा एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो ये क्या कहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हम तो मर जाएंगे। इसीलिए कहेगा ऐसा करो, हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। जब तुमको ज़रूरत पड़ेगा तुम मेरा ले लेना और जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तुम्हारा हम ले लेंगे। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। और देखिए, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के बृहत्तम कक्षा में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इसके बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 6 होता है। तो देखिए, दो ऑक्सीजन है तो 2 ले लेंगे, एकरो होगा 2 गो, टोटल होगा 6 गो। तो देखिए, ये जो है ये आपस में साझेदारी कर लेगा, तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है। कितना, 2-2 इलेक्ट्रॉन का। तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये एकल बंध हो जाएगा, जिसको सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और देखिए, N2 जो है इसके बृहत्तम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N2 देखिए, ये जो तीनों है इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 गो बॉन्ड बना रहा है, इसको त्रिक बंध कहेंगे। तो आपको मैं बता दूं, सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार होते हैं, एक एकल बंधन, एक डबल बंधन, एक त्रिक बंधन। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो तो उसे एकल बॉन्ड कहेंगे, और 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा उसको डबल बॉन्ड यानी द्विबंध कहेंगे, और जहाँ पे 3-3 बंध का साझेदारी 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा उसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एथेनॉल क्या है, इसका रासायनिक सूत्र लिखे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि एथेनॉल में अल्कोहल ग्रुप का समूह है। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहा जाता है। जो एथेनॉल है उसको आप पीने वाला अल्कोहल भी कह सकते हैं। जब हम शर्करा, माल्टोज या स्टार्च का किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। जो OH जो देख रहे हैं यह अल्कोहल समूह होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, 1 एम्पियर को परिभाषित करें। किसी चालक अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बट्टा 1 सेकंड। देख सकते हैं प्रति सेकंड में 1 कूलम आवेश का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझते हैं। ये आपका अनुप्रस्थ काट है। इसमें मान लीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन में धारा प्रवाहित होता है। इस चालक से धारा प्रवाहित होता है कितना सेकंड में, तो 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ये आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। और अगर अच्छा लगता हो तो एक कमेंट और एक लाइक करें। सब्सक्राइब अगर पसंद आए तभी करना।